स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ कृषि। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको जो है नए नए जो वीडियो है वो देखने को मिलता रहे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले चयन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जो आदि मानव काल से जो है फसलों का जो उत्पादन है यानी कि खेती है वो शुरू हो चुका है। तो हमारे पूर्वजों द्वारा जो चयन की गई जो फसलें हैं उनका उत्पादन आज आज हम लोग जो है कर रहे हैं। प्रारंभ में फसलों का उत्पादन मुख्यतः भोजन के रूप में किया जाता था। तो जो हमारे जो आदि मानव जो होते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, वो मुख्य रूप से भोजन का उत्पादन अपने भोजन के लिए यानी कि खाने के लिए जो है किया करते थे। कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों की खेती करने लगा। लेकिन जो है पहले जो मनुष्य थे, पहले जो पूर्वज थे, वो जो है कपास, जूट आदि की खेती, कपास यानी कि जो रुई होता है उसका जो है खेती करता था। तो समय बीतने के साथ कृषि न केवल जीवन निर्वहन बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी की जाने लगी। और उसके बाद जैसे जैसे जो है समय बीतता गया वैसे वैसे जो कृषि है वो व्यवसायिक दृष्टि मतलब व्यवसाय का रूप जो है लेने लगी। आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है। तो आज जो है जो फसल का उत्पादन है वो लगभग एक व्यवसाय जो है बन चुका है। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिससे उसे अधिक लाभ मिल सके। तो पहले जो है मुख्य रूप से फसलों का उत्पादन भोजन के रूप में किया जाता था, लेकिन अब जो है फसल उत्पादन एक जो है व्यवसाय बन गया है। इस कारण जो किसान हैं वो उन्हीं फसलों को अधिक प्राथमिकता देता है, उन्हीं फसलों को अधिक जो उगाता है ताकि जिससे उन्हें अधिक जो है लाभ मिल सके। फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूप में काफ़ी बदलाव किया है। तो जो फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है यानी कि जो फसल उत्पादन का जो व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है उसने मानव की आवश्यकता को बहुत ही प्रभावित किया है, बहुत ही मतलब बदलाव किया है। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। तो पहले जो आप देख सकते हैं कि पहले किस प्रकार जो है फसल उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब उसमें काफ़ी जो है बदलाव आ चुका है और अब फसल उत्पादन किया जाता है। तो इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार अब जो है वर्तमान समय में जो है आधुनिक कृषि की जाती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो भारत में फसल ऋतु, तो भारत में जो है किस ऋतु में जो है कौन कौन सी फसलें जो है उगाई जाती है इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कृषि की विशेषता ऐसी है कि पूरे साल खेती की जा सकती है, तो कहीं केवल वर्षा ऋतु में। तो कृषि की विशेषता ऐसी है कि कहीं जो है पूरे साल की खेती की जा सकती है, तो कहीं ऐसा होता है कि पूरे केवल वर्षा ऋतु में ही खेती की जा सकती है। हमें पता है कि भारत में साल भर एक जैसी जलवायु नहीं होती। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भारत में है वो साल भर एक जैसी जलवायु नहीं होती, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी, तो कभी बरसात। तो इस कारण यहाँ साल भर एक जैसी फसलें भी नहीं उगाई जा सकती। इसके उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में उपलब्ध हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं उनके द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में बारिश में धान, ठंड में गेहूँ या सब्जियां तथा गर्मी के मौसम में सब्जियों की खेती की जाती है। तो उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें जो है बारिश के दिनों में जो है जो पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ के जो खेत हैं वो पूरे धान वहाँ पर उगाया जाता है। उसके बाद जब जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो गेहूँ या चना जैसे सब्जी उगाया जाता है, और उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो सब्जियां और जो ककड़ी, तरबूज वगैरह है वो उगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग ऋतु में जो है अलग अलग फसलें ली जाती है। वर्ष के विभिन्न मौसम में फसल की किस्में बदल जाती है। तो वर्ष के विभिन्न मौसम में जो मतलब जी जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है वैसे वैसे फसल भी बदलता जाता है। भारत में वर्ष को फसल के उत्पादन की दृष्टि से 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। यानी कि जो भारत है उसको जो है फसल के उत्पादन की दृष्टि से 3 ऋतुओं में जो है विभाजित किया गया है।
इन तीनों ऋतुओं में भारत में उगाए जाने वाली फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग अलग फसलें देखने को मिलती है जो अग्रांकित है। यानी कि भारत में जो है फसल के उत्पादन को जो है 3 भागों में बांटा गया है, और जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला होता है खरीफ फसल। तो चलिए जानते हैं कि खरीफ फसल क्या होता है। इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ होता है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि जैसे ही मानसून का आगमन होता है तो मतलब जैसे ही बारिश का आगमन होता है तो पूरा जो भारत में है धान की खेती की जाती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मानसून का आगमन जो है हो चुका है। तो अब जो है धान की खेती, अब किसान लोग धान की बुआई जो है शुरू करने वाले हैं। मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। तो जैसे जो मानसूनी जो वर्षा है लगभग पूरे जो भारत में होती है, इस कारण जो है भारत में धान की खेती जो है किया जाता है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। मतलब जो इससे खेती के लिए जैसे पानी जो है गिरता है तो खेती के लिए पानी की आवश्यकता जो है पूरी हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में देश के लगभग पूरे कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस कारण से जो है पूरे देश के हर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाले फसलें उगाई जाती है। इस मौसम में मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मडुआ, तुबर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तो आपको जो है खरीफ फसल को याद रखना है, और इसमें जो है बोई जाने वाली मुख्य फसलों का नाम भी आपको याद रखना है। यह जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आप सेकंड नंबर चलते हैं रबी फसल। तो खरीफ समाप्त होते ही रबी की खेती शुरू हो जाती है। तो जैसे ही खरीफ फसल जो समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो है रबी फसल का जो है प्रारंभ होता है, और जो कि पूरे शीत ऋतु तक चलती है। यानी कि जो पूरे ठंड तक जो है चलती है। मतलब जैसे ही बारिश समाप्त होती है और ठंड का आगमन होता है तो वही रबी फसल का जो है शुरुआत होता है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम होने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। मतलब इस वर्षा कम होने के कारण कृषि जो है सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेश में ही किया जाता है। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है। यानी कि इसमें जो है हर हर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो फसल नहीं उगाया जाता। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें ही बोई जाती है। यानी कि जो शीत बर्दाश्त कर सके वही फसलें बोई जाती है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर, चना आदि हैं। तो आपको इनको भी याद रखना है कि रबी फसल में जो है मुख्य रूप से कौन कौन फसलें हैं। शीतकाल में जहाँ कुछ वर्षा होती है या सिंचाई द्वारा पानी की उपलब्धता अधिक है वहाँ धान की फसल भी ली जाती है। तो जहाँ पर जो है सिंचाई का साधन उपलब्ध है वहाँ जो है रबी में भी धान की फसलें ली जा सकती है। उदाहरण के लिए इस काल में पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है कि उदाहरण के लिए जो रबी फसल में जो है पश्चिम बंगाल में धान की फसलें जो शीत ऋतु तक चलती है तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। उसके बाद आते हैं जायद फसल। तो शीत ऋतु के बाद जो है इस ऋतु का आगमन होता है। जैसे ही शीत ऋतु जाता है उसके बाद जो है जायद ऋतु का जो है आगमन होता है। इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं। यानी कि जैसे ही ठंड का मौसम जाता है और गर्मी का मौसम आता है तो इसे जायद फसल या जायद कृषि कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, गर्मा कृषि भी कहा जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि जो जायद ऋतु है, जायद जो फसल है उसको गर्मा कृषि भी कहते हैं। इस मौसम में वर्षा नहीं होती, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। तो जो है गर्मी के दिनों में जो है बारिश तो नहीं होती, इस कारण जो है खेती उन्हीं भागों में किया जाता है, उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर जो है सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है।
तो जो इस मौसम में जो बोया गया क्षेत्र यानी कि जो फसल के जो उत्पादन का जो क्षेत्र है वो और भी संकुचित हो जाता है, यानी कि और भी कम हो जाता है। जो मतलब सबसे अधिक जो बुआई है खेतों में, सबसे अधिक बुआई फसलों की बुआई वो सबसे अधिक बुआई जो किया जाता है वो खरीफ फसल में किया जाता है, और ये घटते घटते जो है जायद फसल में बहुत कम हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों में सिंचाई सुविधा युक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। यानी कि जो सिंचाई युक्त जो क्षेत्र है वहीं पर ही खेती किया जाता है। जैसे नदियों के किनारे, झील के निकट जैसे सिंचाई युक्त साधन क्षेत्र हैं वहीं पर जो है इसकी फसल जो है उत्पादन किया जाता है। अधिकांश भूमि पड़ती रहती है और यह मौसम ग्रीष्म काल की फसलों का है। मैंने पहले भी बताया कि इस कारण इसे गर्म कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो मौसम है वो ग्रीष्म काल की फसलों के लिए है। इसमें उच्च तापमान सहने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि अधिक गर्मी सहने वाली फसलों का उत्पादन इस जो मौसम में किया जाता है। और इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं ककड़ी, तरबूज और जो सब्जियां हैं आदि, खीरा, ये सब जो है इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। इस मौसम में सिंचाई आधारित धान की खेती भी की जाती है, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में देखी जाती है। यानी कि जो सिंचाई क्षेत्र जो जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वो इस जो मौसम है उनमें भी मैदानी इलाकों में जो है धान की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से था जो 3 प्रकार से खरीफ, रबी और जायद। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं भारत में फसल का उत्पादन। उसके बाद चलते हैं तो फसल उत्पादन का अर्थ है कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा, यानी कि इसको भी पूछ सकते हैं कि फसल उत्पादन का क्या अर्थ है, तो कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है। उसके बाद चलते हैं विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950 से 51 मिलियन टन था, जो 2010 से 11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया। यानी कि जो इसमें बताया गया है कि जो विगत 60 वर्षों में जो है अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अनाज के उत्पादन में 60 वर्षों में 5 गुना जो है वृद्धि हुई है। इस काल में जनसंख्या में 3 गुना भी वृद्धि हुई है, यानी कि जैसे अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई है वैसे भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। तो इसमें बताया गया है कि जब 1951 में देश की जनसंख्या क्या थी, 36 करोड़ थी, जो कि अब 2011 मतलब अभी तो 2021 चल रहा है, तो 2011 में बढ़ कर 121 करोड़ हो गई है। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। देश में 1950 से 51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि दाल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। अब इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में भी कम वृद्धि नहीं, मतलब जो है वृद्धि भी हुई है, इस प्रकार जो है इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं तो ये आप आरेख अपने बुक से देख सकते हैं और समझने का आप प्रयास कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि कुछ आधारभूत कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो फसलों का उत्पादन हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है और किस कारण फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है। तो इस जो निम्नलिखित है, यानी कि 3 प्रकार से जो है फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो पहला आ जाता है नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। तो बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। तो नीरा बोया गया क्षेत्र, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीरा बोया गया क्षेत्र क्या है। तो नीरा बोया गया क्षेत्र से आशय उस भूमि से है जिस पर जो है फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल जैसे कि कोई भी फसल बोया गया है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक क्षेत्र में
जो है उसको बोया गया है तो उत्पादन में भी वृद्धि स्वाभाविक सी बात है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। इस निश्चित भूमि में अलग अलग उपयोग हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। तो जैसे एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम ही हो जाएगा। जैसे कि यदि खेती के लिए हम भूमि को बढ़ाएंगे तो दूसरी भूमि कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। तो उदाहरण के द्वारा यदि हम समझ सकते हैं कि यदि हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें कृषि योग्य भूमि को बढ़ाना पड़ेगा, और कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए हमें जंगलों को भी काटना होगा, जंगलों को साफ करना होगा। 60 वर्ष के आंकड़े में हम कृषि भूमि के विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा समय फर्क प्रति भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है। तो इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुआ है। तो 1950 से 51 के बीच ये मात्र 119 मिलियन हेक्टेयर था। उसके बाद जो बढ़कर 1919 से 91 के बीच बढ़कर 143 मिलियन हेक्टेयर हो गया। उसके बाद 2000 से 2001 के बीच था 141, और 2010 से 11 के बीच है 141, यानी कि यह जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद जो है अब जो स्थिर हो चुका है। नीरा बोया गया क्षेत्र का अर्थ उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो। तो आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं कि नीरा बोया गया क्षेत्र का क्या आशय होता है, क्या अर्थ होता है। उसके बाद चलते हैं सिंचित भूमि में वृद्धि। तो मतलब जो फसलों का हम लोग पढ़ रहे हैं कि फसलों के उत्पादन होने के क्या क्या कारण हैं। तो इसमें सेकंड नंबर में आता है सिंचित भूमि में वृद्धि, यानी कि सिंचाई के साधनों में वृद्धि। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते। जैसा कि हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि कृषि भूमि का यदि विस्तार करना है तो उसके लिए हमें जंगलों को भी काटना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा यही करती है, यानी कि जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो जो है फसलों के उत्पादन को और भी बढ़ा देती है। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक है पानी। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। तो आपको जो है कृषि के लिए जो है महत्वपूर्ण बहुत ही आवश्यक कारक है वो है पानी। और जो है वर्षा काल में जो है यह तो सभी लोगों को प्राप्त होती है, जिससे जो है अधिकांश भाग में कृषि की जाती है। लेकिन जब बारिश का मौसम के बाद पानी का अभाव अधिकांश भूमि पर पड़ती रहती है। फसल के उत्पादन में वृद्धि सिंचाई की सुविधाओं के विकास किया गया है। लेकिन जब बारिश का मौसम जो है चल जाता है तब जो है अधिकांश भूमि जो है परती पड़ जाती है, यानी कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कुछ कृषि संभव हो पाई है। मतलब जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो जहाँ जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो अधिकांश भूमि परती पड़ जाती है। लेकिन इसके फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधा का मतलब विकास किया गया है। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि कार्य किया जा सकता है। 1950 में से 51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें 3 गुना अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। यानी कि यह जो आंकड़ा है बताता है कि जो पहले 1950 से 51 में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जो कि 2010-11 में बढ़कर कितना हो गया, लगभग 3 गुना इसमें वृद्धि हो गई। और यह वृद्धि मात्र और मात्र किसके कारण से हुई, सिंचाई की सुविधाओं के विकास से। यदि इस कुल कृषि भूमि को प्रतिशत में देखें तो 1950-51 में देश में 16% भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इससे लगभग 3 गुना अधिक वृद्धि हुई, जो 45% हो गई। और यदि हम इसको प्रतिशत के रूप में देखें तो पहले 1950-51 में 16% था और जो 1910-11 में बढ़कर 45% हो गया। तो आप इसको अपने बुक से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रबी एवं जायद मौसम के उत्पादन का विस्तार किया गया। यानी कि जैसे जैसे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होने लगा वैसे वैसे जो है अधिक फसलें ली जाने लगी। इसके लिए पानी भी आवश्यक है। पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जाती है। जो पानी की आवश्यकता है वो बांध और भूमिगत जो जल है, बरसात का पानी जैसे बारिश होती है तो वो भूमि में चला जाता है, तो उससे जो है उसका जो पूरा किया जाता था। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन का इसका स्तर जो है नीचे जा रहा है। अब जैसे जैसे जो है सब लोग इसका दोहन करते जा रहे हैं तो इसका स्तर भी नीचे जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 5 मीटर नीचे चला गया है। अब ये तो पंजाब हरियाणा की बात है, और अब तो लगभग सभी राज्यों में जो है पानी की समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। अब इससे कई नलकूप सूख गए हैं। इस प्रकार भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे नलकूप सूख जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितना कि रिचार्ज संभव हो। तो बहुत ही अच्छी बात लिखा गया है कि यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितना कि रिचार्ज संभव हो, और उतना ही उपयोग करें जितना कि हमें आवश्यक है। बेवजह फालतू का जो है पानी व्यर्थ करना उचित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।